हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन सी। तो शांत घाटी कहाँ स्थित है? केरल। एक प्रश्न और आता है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। यदि आपसे पूछा जाए शांत घाटी कहाँ स्थित है तो केरल बताएंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है तो उत्तराखंड बताएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। तमिलनाडु में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम कुडनकुलम है। तमिलनाडु में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसका नाम कुडनकुलम है। तो इसे भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी एग्जाम में आ सकता है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, नरौरा, आपको याद भी होगा। तो नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, इसे भी आपको याद रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 इडियट्स किसकी पुस्तक है? 3 इडियट किसकी पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेतन भगत। और इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है अरुंधति राय, ये भी एक प्रसिद्ध राइटर हैं। तो इन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। इनकी कुछ पुस्तकें इस प्रकार हैं, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और आज़ादी। और अमीश त्रिपाठी इसमें एक ऑप्शन है, ये भी महत्वपूर्ण राइटर है, फेमस राइटर हैं। तो इनकी भी पुस्तक है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, जो कि एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और नई एक पुस्तक आई है स्वलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो इस प्रकार, और इसमें चेतन भगत की भी बहुत सी पुस्तकें हैं। 3 इडियट्स के अलावा 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, हाफ गर्लफ्रेंड आदि इनकी पुस्तकें हैं। एक नई पुस्तक इनकी है वन अरेंज्ड मर्डर, जो कि हाल ही में लिखी गई है, इसे भी आपको याद रखना है। तो यह मैं वीडियो 1 सितंबर 2020 को बना रहा हूँ। तो वन अरेंज मर्डर ये अभी सितंबर के आखिरी महीने में आने वाली है, तो मैं अभी बता दिया इस वीडियो में। तो इसे याद रखना होगा, आगे किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न पूछ सकता है कि वन अरेंज्ड मर्डर किसकी पुस्तक है? तो चेतन भगत की, आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए समता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा वो संपत्ति का अधिकार, डी होगा। प्रारंभ में जब संविधान के बना था उस समय मूल अधिकार कितने थे? 7 थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद इसे किस में रखा गया? 300A में रख दिया गया। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। और 6 के नाम आप तो जानते ही होंगे, किंतु एक बार बता देता हूँ। समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 29 से लेकर 30 तक है। और एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। तो इस प्रकार आपने मौलिक अधिकार देख लिए, 6 हैं। संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, तो नहीं पर ध्यान देना है। और चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कौन संवैधानिक निकाय है, कौन नहीं है, तो आपको इसे पता होना चाहिए। तो नीति, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी कैग, सी नीति आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? नीति आयोग। ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है, यह संविधान में कहीं इसका वर्णन नहीं है। यह योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है।
मोदी गवर्नमेंट आई तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई और नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, अर्थात वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। तो इसे भी आपको याद रखना है। सीईओ भी पूछ सकता है, सीईओ कौन है नीति आयोग का? तो अमिताभ कांत। इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि यह वीडियो मैं 1 सितंबर 2020 को बना रहा हूँ, तो उस संदर्भ में यह ऑप्शन में जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं या सीईओ हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको इतना मालूम चला। ऑप्शन इसमें ए दिया है चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है, तो इसका संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक उल्लेख है चुनाव आयोग का। तो इसमें क्या है कि आर्टिकल 324 से 329 तक उल्लेख है। तो इसमें बताया गया है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, 2 अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। तो फिलहाल वर्तमान में इस तारीख को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा जी है। 2 अन्य चुनाव आयुक्तों में एक सुशील चंद्रा और एक राजीव कुमार। ये राजीव कुमार नहीं जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, वो राजीव कुमार नहीं, वो अलग राजीव कुमार है। तो इसे आपको याद रखना है। कैग, ऑप्शन बी जो कैग दिया है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग। तो इसका भी संविधान में उल्लेख है आर्टिकल 148 में। तो इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। कैग के अध्यक्ष गिरीश चंद्र मुर्मू अभी हाल ही में बनाए गए हैं। और गिरीश चंद्र मुर्मू को आप तो जानते होंगे, यह जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। वर्तमान में कौन है जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर? मनोज सिन्हा जी हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? कैग के अध्यक्ष हैं। एक ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसका आर्टिकल 315 से 323 तक उल्लेख है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी, जो कि हाल ही में अभी बनाए गए हैं। इससे पहले अरविंद सक्सेना जी थे, तो उनके स्थान पर प्रदीप कुमार जोशी, जिसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, कौन सा संवैधानिक संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाता है? तो ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी। 42वां संविधान संशोधन में बहुत विस्तृत संशोधन किया गया था। संविधान के कई पोर्शन में इसमें संशोधन किया गया था। और इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी अखंडता और एक शब्द जोड़ा गया था, क्या है? समाजवादी अखंडता और प्रभुसत्ता। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया था, याद रखना है। अखंडता, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, ये तीनों शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देख लेते हैं ऑप्शन ए को। 44वां संविधान संशोधन, जो कि मैंने अभी बताया कि संपत्ति के मौलिक अधिकार से हटाकर इसे क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार, जो कि 44वें संविधान के संशोधन के द्वारा ही किया गया था। और कहाँ रख दिया गया इसे? 300A अनुच्छेद में। 300A अनुच्छेद में इसे ले जाकर संपत्ति के अधिकार को रख दिया गया। और ऑप्शन सी इसमें दिया है 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन जो हुआ, इसमें यह प्रावधान किया गया कि जो मताधिकार की आयु है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो है यह 61वां संविधान संशोधन। इसे भी आपको याद रखना है, हर एक एग्जाम में यह आया है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 से 18 की गई। तो ऑप्शन क्या होगा? 61वां संविधान संशोधन। तो इस तरह चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपको याद रखना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी कामसूत्र, ऑप्शन सी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय से मिलता है, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है। अन्य जो ऑप्शन है इससे देख लेते हैं। कामसूत्र किसकी रचना है? महर्षि वात्स्यायन की रचना है। मुद्रा राक्षस ये विशाखादत्त की है। और राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो राजतरंगिणी कल्हड़ की रचना है, जो कि कश्मीर के शासक के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में कौन, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन की रचना है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन प्रियदर्शिका, बी नागानंद, सी रत्नावली, डी ये सभी। तो हर्षवर्धन की ये तीनों रचनाएं हैं और अक्सर एग्जाम में पूछी गई हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। प्रियदर्शिका, नागानंद, रत्नावली। ऑप्शन डी सही हो जाएगा उसका। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? अक्सर स्टूडेंट इसी में गलती करते हैं, सौर ऊर्जा मार देते हैं, ऐसा नहीं है। भारत में अभी तक बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। लगभग 67% तक कोयला से अभी भी भारत में बिजली उत्पन्न होती है। तो इस तरह देख सकते हैं, भारत में बिजली का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है। अगला और आखिरी प्रश्न, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन है ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। वित्तीय आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 360 में किया गया है। और आज तक, अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में कभी लगा नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। कभी भी ये भी पूछ सकता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की कितनी बार लागू हुआ है? तो एक बार भी नहीं, मैंने कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ है। और देख लेते हैं, ऑप्शन ए दिया है 352 के अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति क्या लगाता है? राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है। 352 के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल। ऑप्शन बी 356 है, तो इस 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगता है राज्य में। तो इस तरह आपने देख लिया, ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। और इस तरह सभी प्रश्न खत्म हुए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।